जो लिखे थे वो ईएमएफ ऑफ द सेल था। इसी का पूरा स्ट्रक्चर जब बनाए थे तो इस पूरे सेल के जो बनाए तो सबसे पहले दिखा एक ईएमएफ, जो कि बैटरी जो वो सेल जो होता है वो ईएमएफ है। ईएमएफ को ई से डिनोट किया, बट लिखते हैं ऐसे। ई मैं क्यों नहीं लिखता हूं, क्योंकि ई लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज हो जाता है, इसीलिए रीड ई ही करेंगे बट लिखेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ईएमएफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गया और ईएमएफ अलग हो गया। ये जो अपोज करता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दे दिया गया, आर दे दिया गया। अब ये जो टर्मिनल था, लेट दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, सो यही टर्मिनल ए है और यही टर्मिनल बी है, और ए और बी का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम डेल्टा वी दे दिया, और डेल्टा वी इक्वल टू ही क्या है, वी है। अब अगर इसको, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर हो गया, याद रखना है सेल में सिर्फ ईएमएफ नहीं आता है, सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी आता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, सेल का। अगर इस सेल को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि मुझे उसको दिखाना ही नहीं है ऊपर वाले को, सो अगर इस सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करते हैं तो ये सेल करंट फ्लो कराएगा, तो करंट ऐसे जाएगा। अगर मार्किंग देखते हैं तो ये प्लस और ये माइनस। ऊपर मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे नीचे ही आऊंगा क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए था। उसी को पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का डेल्टा बी लिख सकते थे या वी लिख सकते थे, और उसकी वैल्यू सबसे पहले गए तो क्या मिला, प्लस ई माइनस आई इंटू आर। सो पता चला V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V is potential difference between two terminal, A is EMF of the cell and small r is internal resistance of the cell. Current I बता रहा है कि what is the amount of current या what amount of current flown by the battery, मतलब बैटरी से ये पूरे सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी का नाम क्या है, आई। अगर यहाँ पे भी करंट देखना होता तो कितना होता, आई ही होता। इसका मतलब देखो बैटरी जब यूज करते हैं ना, लाइक घर पे इन्वर्टर होगा, या इन्वर्टर को छोड़ो मोबाइल भी देखे हो, मोबाइल तो बैटरी से ही चलता है। सो वहां पे जब करंट सप्लाई होता है, जो करंट वहां पे सप्लाई होता है वो एग्जैक्टली पूरा सेल सप्लाई करता है, और जो बैटरी होता है वो सेल सप्लाई करता है। मतलब अगर वो आई 10 एम्पेयर करंट अगर निकाला तो एक्सटर्नली जहां पे भी देखेंगे वहां पे कितना दिखेगा, 10 एम्पेयर। इन्वर्टर भी है, जब इन्वर्टर का काम क्या होता है, सो एग्जैक्टली वो डीसी को एसी में करता है, बट आता तो सप्लाई बैटरी से ही है ना। बैटरी वाले बल्ब भी देखे होंगे, बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो जलता है। तो अगर इसमें 10 एम्पेयर का करंट बल्ब में आ रहा है तो बैटरी ने कितना दिया होगा, ऑफ कोर्स 10 एम्पेयर का करंट दिया होगा, इसीलिए वो जल रहा है। सो ये आई जो है ना वो करंट सप्लाइड बाय द बैटरी है। V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। अगर किसी ने सेल देखा होगा ना बैटरी, तो वहां पे दो पॉइंट्स होते हैं ऐसे, सो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। सो एग्जैक्टली इनके बीच का ये जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डेल्टा V होता है, वो ईएमएफ नहीं होता, वो डेल्टा V होता है। तो इस पूरे ए में ये पता चला कि V और E सेम नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, दोनों ये सेम चीजें नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इस V को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर बनाया गया और इस E को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर बनाया गया। हमारे लैब में पोटेंशियोमीटर जनरली टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ कुछ कंपेयर वगैरह करने के लिए। जनरली हमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ही चाहिए रहता है, इसके लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। यहां तक में किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। सो अब किसी ने पूछा, पता है क्वेश्चन बोर्ड में एक एक मार्क के लिए कई बार पूछा गया है कि V और E में बड़ा कौन है, बोलो। E बड़ा, सही है। सो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, दोनों बड़ा होता है, अलग अलग कंडीशंस के लिए V और E बड़ा होते हैं। अभी मैं जब भी सेल अगर बोला जाए तो तुम्हारे माइंड में यही स्ट्रक्चर आना चाहिए। सेल अगर कभी भी बोल दिया तो स्ट्रक्चर यही आना चाहिए और V का रिलेशन तुमको यही दिखना चाहिए इस पर्टिकुलर ये के लिए। ये करंट ऐसे जाएगा, ये प्लस ये माइनस, सो E माइनस आई इंटू आर। जनरल केस में ऐसा है, सही है। ये तुम्हारा एक माइंड में एक बेसिक एजम्पशन याद रखो। अब मैं केसेस करा रहा हूं। केस 1,
केस 1, कई बार में V और E इक्वल हो जाते हैं, तो पूछा जाता है कि कब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो देखो एक ही कंडीशन है, V और E तब सेम हो सकते हैं जब R थोड़ा हाई हो जाए। अगर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो गया तो करंट को फ्लो नहीं करने देगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0, मतलब I हो जाएगा लो, लो मतलब टेंड्स टू क्या ले लेते हैं 0। उस केस में V किसके इक्वल टू हो सकता है, E के, अदरवाइज कभी भी V और E सेम नहीं रहेगा। किसी को डाउट है? अरे बोलो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये हम सॉल्यूशन बनाते हैं, एक डेनियल सेल, लेगेलेंचे सेल, ये एक्सपेरिमेंट में है आपने, तो उसमें पता नहीं शायद H2SO4 या कुछ ऐसा डालते हैं, तो वो ज्यादा डाल दोगे ना तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करने लगता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया ना तो उस टाइम में करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, उस टाइम में V अप्रॉक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, E। तो ये कब कंडीशन हो सकता है, एक मार्क में पूछा गया है सीबीएसई में बहुत बार, और गुजरात बोर्ड में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यही सब चीजें उसमें भी आ रही है। सो एक केस में V और E कब इक्वल हो सकता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो जाए या करंट की वैल्यू लो हो जाए, मींस टेंड्स टू 0 हो जाए। केस 2, केस 2 में मैं दिखाता हूं कि E बड़ा है V से, तो ये केस होता है बच्चा डिस्चार्जिंग का। अच्छा ये बताओ, बैटरी जब करंट सप्लाई करता है उस टाइम में बैटरी चार्ज होता है कि बैटरी डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। सो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, मतलब जब बैटरी करंट फ्लो करा रहा होता है तब बैटरी चार्ज नहीं होता है, तब बैटरी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वो सप्लाई करा रहा होता है। तो देखो जब बैटरी या सेल करंट को जब डिस्चार्ज होगा मतलब करंट सप्लाई करेगा, तो करंट किधर से किधर सप्लाई करेगा बच्चे, प्लस टू माइनस, सिंपल। अब मत बोलना कि करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब भावनाओं को समझना है कि कुछ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे ही ना तभी फ्लो होगा, लेकिन होगा किधर, प्लस टू माइनस। तो कॉमन सेंस आ भी रहा होगा, इधर से आ रहा है तभी तो इधर से, मतलब ऐसा ये पूरा का पूरा सर्किट बन रहा होगा। ये ले लिया A और ये ले लिया B, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया V इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, VAB मतलब V इक्वल टू क्या लिखेंगे, E माइनस I इंटू R। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाओ, पहले गए तो क्या मिला प्लस E, उसके बाद गए तो क्या मिला, तो माइनस I इंटू R। सो फॉर दैट केस E is greater than V, मतलब इस केस के लिए डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल के लिए E बड़ा है V से, क्यों, E में माइनस करने के बाद V के इक्वल टू हो रहा है, तो इस केस में E is greater than क्या हो गया, V। अब चार्जिंग का जो केस होता है ना उसमें V is greater than E होता है, कैसे, तो देखो केस 3 फॉर चार्जिंग, तो जब चार्जिंग का केस आता है तो उस टाइम में कैसे, तो सेल का स्ट्रक्चर थोड़ी बन जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब चार्ज हो या डिस्चार्ज हो सेल तो सेल ही रहेगा। सेल में क्या रहेगा, तो सेल में ईएमएफ रहेगा, सेल में क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है तुम चार्ज कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो। अभी भी एक टर्मिनल A है और एक टर्मिनल B है, तो ये बताओ जब चार्जिंग बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम करंट लेते हैं कि करंट देते हैं, करंट हम देते हैं, तो करंट दे रहे हैं, पहले ले रहे थे अभी दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो करंट जब ऐसे जाएगा, सपोज आई जा रहा है तो पहला टर्मिनल प्लस दूसरा टर्मिनल माइनस, अब अगेन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस AB और उसको ले लिया V। अब बताओ VAB की वैल्यू क्या होगी, अरे बोलो, E प्लस I इंटू R। सो इस केस में V इक्वल टू हो गई E प्लस आई आर, इट मीन्स फॉर दैट केस V इज ग्रेटर देन क्या है, सही है। सो जब भी ऐसा पूछे ना तो V इज ग्रेटर देन E या E ग्रेटर देन V, ये मत दिखाना, ये जब पूछे तभी दिखाना,
अगर वो 1 मार्क में पूछे तो ये दोनों कंडीशन दिखाना, ई भी बड़ा हो सकता है, वी भी बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि वो चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, पक्का? तो अभी माइंड में आ जाना चाहिए, यहाँ पे सेल बोल दिया तो ईएमएफ भी होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अब सुनो, कई बार जब क्वेश्चन में सेल लगाता है ना तो कैसे होता है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बोल देगा सेल है, और इसका ईएमएफ ई है सपोज 10 वोल्ट, और यहाँ लिख देगा R इक्वल टू 1 ओम, मतलब सिर्फ 1 ओम लिख देगा। ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये 20 ओम है। तो देखो ये सेल के बाजू में लिख देगा, कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल में दिखाते नहीं है वो लोग, बस लिख देते हैं सेल के बाजू में ना R इक्वल टू कितना 1 ओम। इट मींस ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो पता है तुमको मिटा के रीड्रॉ जब करोगे तो यहाँ पे तुमको रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है? वो सेल में दिखाते नहीं है, वो सेल के बाजू में लिख देते हैं। आपको दिखाना है कि वहां इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करोगे तो ये सीरीज में, ये चौथा भी सीरीज में आएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस भी इन सबके साथ क्या आ जाएगा, सीरीज है। भले रेजिस्टेंस थोड़ा है तो वो दिखाते नहीं है, तुमको अलग से दिखाना पड़ेगा सर्किट, ठीक है? हाँ, ये एक एक मार्क के हो गए। अब आते हैं वीवीआई टॉपिक बोर्ड के हिसाब से। सो चलो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग को कॉम, अरे स्क्रीनशॉट लिए थे क्या? हाँ ठीक है, नहीं भी लिए थे तो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो हेडिंग को बड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसमें सीरीज देखे थे, पैरेलल देखे थे। ऐसा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको भी पूछा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सिंपल कॉम्बिनेशन कितने टाइप का होगा, तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप का होगा, एक सीरीज का होगा और एक पैरेलल का होगा। तो सेल में अब जब कॉम्बिनेशन हम ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे बताओ, अरे बोलो। सेल में अगर हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले एक ईएमएफ आएगा, मतलब कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ईएमएफ आएंगे और बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस आएंगे। तुमको क्या ढूंढना है, तो तुमको एक ही इक्विवेलेंट ईएमएफ ढूंढना है और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है, मतलब सबका मिला के एक ही सेल दिखना चाहिए, एंड दैट सेल विल बी इक्विवेलेंट सेल। तो चलते हैं सीरीज से स्टार्ट करते हैं। There are 2 types of combination. First one is series. रट्टा मत मारना, यहीं पे देख के समझ लो कि हमेशा के लिए याद रहे। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं बहुत सारे हो सकते हैं, मैं 2 सेल लेके चलता हूँ। so, एक सेल लिया ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये ए और ये बी, दूसरा सेल लिया जिसका नाम पॉइंट का बीसी डाल देते, तो इसके बाजू में दूसरा सेल लेके नाम दे दिया, एक पॉइंट का बी तो पहले साइन था और एक पॉइंट का सी। इसका ईएमएफ ले लिया E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। किसी को डाउट है? सिंपल दिख रहा है ना 2 सेल सीरीज में, यस और नो? हाँ, सो पता चल रहा है कि 2 सेल जो है ना वो सीरीज में, ठीक है? यहां तक आप देखो, अब इसमें सिंपल है, सीरीज अगर है तो करंट एक होगा कि करंट 2 होगा? अरे बोलो जल्दी, एक ही होगा, जो भी हो करंट तो एक ही होगा। किधर से किधर होगा, तो दोनों का टर्मिनल सेम है, तो कॉमन सेंस है कि इधर होगा, सही है? अब तुम बोलोगे करंट कहां से आएगा, अरे मान लो कि कहीं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बाद में लगाओगे ना, तो करंट किधर जाएगा, ऐसे ही जाएगा। और पूरा का पूरा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो क्वेश्चन है अलग क्या रहेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल हो गया, डिफरेंस हो गया VAB, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VB। अगर इसके जगह
तुमको क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का इक्विवेलेंट। कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल में करते क्या है, हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। मतलब ये तुम 100 सेल लगा दिए हो, लेकिन तुमको चाहिए तो एक ही ना। तुमको कितना चाहिए, तो तुमको तो सबका मिला के एक ही चाहिए ना, और वो ईएमएफ जो रहेगा उसी को इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलेंगे, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉल आर। सही है यहां तक। किसके बीच होगा, तो ए से सी के बीच में पूरा एक ही दिखेगा। हमने 2 दिखा है, 2 की जगह 100 दिखाओ, आउटपुट तो एक ही आएगा ना, एक ही इक्विवेलेंट ईएमएफ और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस। किसके बीच, तो ए से लेके सी के बीच। अगेन करंट कैसे दिखेगा, तो ऐसे ही दिखेगा। करंट की वैल्यू कितनी दिखेगी, तो कॉमन सेंस सीरीज है, आई ही दिखेगी। मार्किंग कर दो, ये प्लस ये माइनस, ये इधर जा रहा है, ये प्लस ये माइनस इधर जा रहा है, ये प्लस और ये माइनस। अब हमें पता है, हाँ, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे दिया VAC। अब सीरीज में क्या सेम होता है बच्चे, बोलो, करंट। तो क्या अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेके वहीं चलते हैं, याद है रेजिस्टेंस का भी डेरिवेशन वैसे ही किया था, जो अलग है उसको लेके चलो। तो अलग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VAC। सो VAC इक्वल टू इतना प्लस इतना, लिख सकते हैं क्या, अलग है मतलब है तो इतना ही ना, VAC इक्वल टू VAB प्लस VBC। ठीक है बच्चे यहां तक। हाँ अच्छा, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं, पहले थोड़ा VAC की वैल्यू बताओ ना, यहाँ पे VAC की वैल्यू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, कोई डाउट, ये हमें पता चल गया पहले से। चलो जैसा हम कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, मतलब VAC इक्वल टू VAB प्लस VBC, सिंपल। नेट पोटेंशियल जो होगा वो VAC के बराबर होगा और इक्वल टू VAB प्लस VBC। चलो VAB की वैल्यू बताओ यहां से जल्दी, VAB की वैल्यू बताओ। हाँ, E1 माइनस I इंटू R1 प्लस VBC E2 माइनस I इंटू R2। अब इस सेम बिरादरी वाले को एक साथ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस कॉमन I ले लिया तो R1 प्लस R2। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ VAC, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। देखो तो फर्स्ट और सेकंड लेके अच्छा फील हो रहा है। सो पता चला फ्रॉम या बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चेक करो VAC की जगह VAC है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट, so E1 plus E2 and what is the value of R equivalent, R1 plus R। चेक करो, माइनस की जगह माइनस है, I की जगह I है, so the value of R equivalent is equal to R1 plus R। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क सीरीज के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया डेरिवेशन। अब नोट के लिए NOTE, इन जनरल अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो क्या करोगे, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश टू En, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश टू Rn। डाउट कोई? अच्छा ये बताओ, ये 3 सेल है, ध्यान से देखो, सीरीज में है कि पैरेलल में है, E1 R1 E2 R2 E3 R3, करंट तो एक ही फ्लो होगा। अब डिपेंड ऑन बड़ा कौन है तीनों में सेल, उसके हिसाब से। सो लेट की करंट इधर जा रहा है, सही है, करंट होगा तो एक ही। अब बताना थोड़ा सा E इक्विवेलेंट की वैल्यू, गड़बड़ नहीं, E1 माइनस E2 प्लस E3। देखो पोलैरिटी सेम है कि अलग है,
तो फिर पोलैरिटी कौन ध्यान देगा? सीरीज तो है, लेकिन देखो पहले क्या मिला? प्लस। उसके बाद क्या पहले क्या मिला? माइनस। उसके बाद क्या पहले गया तो क्या मिला? प्लस। तो ये मार्क पोलैरिटी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सबको ऐड कर दिया। इसमें चेक किया पहले गए प्लस प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया। अगर पोलैरिटी में ये छोटा और ये बड़ा होता ना तो वहां पे माइनस आता। तो ये ध्यान रखना। लेकिन आर इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं, वो तो है तो सीरीज में ही ना। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो याद रखना सीरीज में ना चुपचाप ऐड हो जाता है, लेकिन पोलैरिटी ध्यान देना है कि पोलैरिटी पहले प्लस आता है तो प्लस, पहले माइनस आता है तो माइनस, जो आता है उसको लिखो। ऐड ही तो कर रहे हैं, लेकिन जैसी पोलैरिटी है उसके साथ ऐड कर रहे हैं। रब किया जाए। यस सर। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो पैरेलल पे आते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सो सेकंड इसको मिटा देता हूँ, जगह खराब कर रहे हैं। तो चलो सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ज्यादा पैरेलल वाला पूछते हैं क्योंकि सीरीज वाला इजी होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, डरना मत, सिर्फ देखना, समझ में आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसका थोड़ा नहीं, ज्यादा थोड़ा खराब दिखता है और कुछ नहीं है। सो दो ही सेल में लेके चल रहा हूं और बाद में उसको इन जनरल कर देंगे। तो दो सेल लेते हैं यहाँ पे, एक E1 एंड R1, उसके पैरेलल में सेल फिर से लगा दिया E2 एंड R2। देखो तो कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल है? पक्का नहीं, इतना तो सीख ही गया होना, इतना तो आमने सामने पता चल रहा है पैरेलल है। ये A और ये B, ये E1 R1 E2 एंड R2, सही है? सही है। अब सुनो, मैं डिराइव करने के लिए दोनों का पोलैरिटी सेम लिया हूं। जरूरी नहीं कि इधर पहले प्लस है तो यहाँ पे भी पहले प्लस हो, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनरल सिंपल से डेरिवेशन के लिए दोनों का पोलैरिटी क्या लिया हूं? सेम। बाद में मैं अलग करके भी इक्वेशन सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। सो A से B, चलो करंट इधर कैसे आएगा? तो पैरेलल है तो कॉमन सेंस से करंट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये हो जाएगा अपना I1 और ये क्या हो जाएगा अपना I2। बाहर निकलेगा तो I ही निकलेगा ना, आया ना? पक्का ना? सो करंट का थोड़ा पोलैरिटी देख लो, ऐसे जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये ऐसे आएगा तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है? ठीक है। अब इसके जगह तुमको तो एक ही सेल चाहिए ना, तो इसका जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो कुछ ऐसे ही बनेगा। ये A और B के बीच में एक ही सेल दिखेगा, इसका नाम रहेगा E इक्विवेलेंट और इसका नाम रहेगा R इक्विवेलेंट। करंट इधर आ रहा है तो करंट नेट इधर ही दिख रहा है, तो करंट ऐसे दिखेगा। उस करंट की वैल्यू टोटल करंट A और B में क्या है? तो I है, तो यहाँ पे I तो यहाँ पे भी I। करंट आ रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। चलो VAB की वैल्यू बताओ यहां से, बोलो VAB की वैल्यू इसमें। E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसमें तो वो सीरीज हो या पैरेलल हो, एक ही सेल होने वाला है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चे? अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं है, कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या अलग होता है? करंट। तो डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करते हैं? जो अलग होता है उससे। तो चलो क्या लिखिए, बोलो। वेरी गुड। I इक्वल टू I1 प्लस I2, वहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग था तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V के जगह मैं VAC लिखा था इक्वल टू VAB प्लस VBC, बट कर क्या रहता है? V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या डिफरेंट रहा? तो I, तो I नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। अब प्रॉब्लम ये है कि ना तुमको I1 पता है और ना ही तुमको I2 पता है। सो दिक्कत बस इसी बात की है कि तुमको I1 और I2 दोनों की वैल्यू पता नहीं है।
सो पहला तुमको काम ये करना पड़ेगा कि पहले तुमको I1 कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में तुमको I2 कैलकुलेट और फिर यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। सो VAB के जगह बार बार AB ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B का नाम मैंने V ले लिया। ठीक है बच्चे यहाँ पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं I1 निकालने की। देखा I1 कौन से में है, तो I1 इस टर्मिनल में। तो चेक करो, A से लेके B तक का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VAB, हम उसी को क्या लिख सकते हैं, V। इस वाले केस में कितना लिख सकते हैं, बोलो। E1 माइनस I1 इंटू R1। किसी को डाउट आया? सिंपल, I1 वाला टर्म इधर दिखा तो हम इधर से वोल्टेज निकाल लिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब E1 माइनस I1 R1, तो यहां से I1 निकाल लो। तो I1 की इसको इधर लेके आओ, उसको इधर। सो I1 इंटू R1 इक्वल टू E1 माइनस V। सो I1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, सो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। कोई डाउट है? तो ये ले लिया इक्वेशन थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। सिमिलरली क्या I2 निकाल सकते हैं? तो चलो I2 निकालते हैं। सो I2 कौन से में जाएंगे, तो नीचे वाले टर्मिनल में जाएंगे। तो फिर से VAB की वैल्यू बताओ, क्या लिख सकते हैं? E2 माइनस I2 इंटू R2। सो डायरेक्ट लिख रहा हूं, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। किसी को प्रॉब्लम है? तो हो गया ना, I1 I2 ही तो चाहिए था। तो ये I1 और I2 की वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो वही लिखेंगे, बाई पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड को कंटिन्यू कर दो। तो I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू I1 किधर है, इधर। तो I1 को E1 बाई R1 माइनस B बाई R1 लिख सकते हैं। अलग अलग मैंने स्प्लिट अप कर दिया है, ठीक है। I2 को क्या लिख सकते हैं, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे बिरादरी सेम वाले ऐड करना था एक साथ। सो I इक्वल टू, और सिंप्लिसिटी के लिए सेम बिरादरी वालों को एक साथ रख दिया और अलग बिरादरी वालों को, ये अलग अलग है तो ये माइनस B कॉमन ले लिया। सो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहां तक डाउट है? अब तक कुछ नहीं, इसी को देख के यहां तक किया। अब सोचो हमें कंपेयर किससे करना है, कौन से इक्वेशन से, 1 से। कंपेयर किससे करना है, 1 से। और 1 का फॉर्मेट जरा देखना क्या है, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। बट हम जो लाए हैं वो अलग फॉर्मेट में, हमें I इक्वल टू नहीं चाहिए, कंपेयर करने के लिए सेम फॉर्मेट चाहिए। सीरीज वालों में क्या डायरेक्ट आ गया था, कोई कुछ झंझट ही नहीं थी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका फॉर्मेट V इक्वल टू E माइनस I R है, यहाँ पे नहीं है, तो तुमको फॉर्मेट तो सेम लाना पड़ेगा। इसका मतलब तुमको I इक्वल टू नहीं, तुमको V इक्वल टू चाहिए। तो इस पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आओ और I को उधर लेके जाओ। तो V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, नहीं सॉरी माइनस क्या हो गया I। किसी को डाउट है? इसको इधर लेके आया, उसको उधर, क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मेट तो यही चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे V इक्वल टू से। अब हमें सिर्फ V चाहिए, इसका मतलब इसका काम नहीं है, तो इसको भेज दो नीचे फिर उधर। सो V इक्वल टू जब लिखे तो इसको जब नीचे भेजेंगे तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
माइनस आई, और जब ये नीचे जाएगा तो 1/r1 प्लस 1/r2। देखो तो डाउट है, बोलो। इस पूरे 1/r1 प्लस 1/r2 से मैं डिवाइड कर दिया, तो इसके नीचे चला गया, इसके भी 1 में नीचे चला गया। कुछ डाउट है, बोलो जल्दी बच्चे, डाउट है क्या? वो तो फोन आया था किसी का। ठीक है, एक काम करते हैं। अब देखा तो क्या 1 को 2 से कंपेयर करने के लायक वो बना कि नहीं बना? बोलो जल्दी, बना। अब v इक्वल टू, देखो v इक्वल टू ई इक्विवेलेंट के जगह ये पूरा टर्म आ गया, माइनस के जगह माइनस आ गया, i के जगह i आ गया, और r इक्विवेलेंट के जगह ये आ गया। तो अब कंपेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए इस इक्वेशन का नाम दे दिया 5 और लिखा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 5। क्या लिख सकते हैं फिर? द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 plus E2 by R2 अपॉन 1/R1 plus 1/R2। इसी को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं। सो E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2। This is the value of E equivalent। याद आपको रखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। याद फिफ्थ, अबे इसको ये वाले टर्म को नीचे भेज दिया है, तो ये तो बेचारा इज्जत से वैसे ही था, नीचे में आ गया ये 1/R1 प्लस 1/R2, माइनस आई के जगह तो आई था, लिख दिया। अब ये पूरा टर्म नीचे में जाके डिवाइड होगा, अब कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 ऊपर ले लिया और इस पूरे टर्म को नीचे में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आया कि नहीं आया? डरना नहीं है, ये ज्यादा दिख रहा है बट कर वही रहे हैं, i = i1 प्लस i2 ही लिया है। बाद में ये सब क्यों किया? क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए था कि हम कंपेयर कर पाए। ठीक है, अरे बोलो। तो जैसे कंपेयर किया तो क्या पता चला, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये पूरी हो गई। तो कैसे याद रखना है? सिंपल, E1 by R1 plus E2 by R2 डिवाइड बाई 1/R1 plus 1/R2। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यही याद रखो तो शायद ज्यादा बेटर है, या कोई अगर ये याद रख सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन याद आपको रखना है इसलिए कि क्वेश्चंस में हम डेरिवेशन नहीं करने जाएंगे। जब क्वेश्चंस करना होगा ना तो हमें वो वैल्यू याद होनी चाहिए, तो डायरेक्टली जल्दी से फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, अरे बोलो, रब करो इधर वाला, स्क्रीनशॉट मारो, मुझे रब करना है जल्दी। हो गया होगा शायद, चलो इधर वाला मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक मुझे चाहिए। अब चलो कंपेयर किया तो ई इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो आर इक्विवेलेंट की जगह देखो ये पूरा टर्म, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान से देखो तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही तो रेजिस्टेंस है। देखो पैरेलल में क्या लिखते थे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, हाँ या ना? अब दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस तो थे तो पैरेलल में ही ना, तो लिखा। अब इसको क्या है, कैसे लिखा है? तो एग्जैक्टली इसको रिवर्स कर दिया है, तो रिवर्स करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, ये 1/, में चला आएगा। आया कि नहीं आया? इसी को देखो ऐसे लिख दिया ना, आप तो खुश ना, पैरेलल के लिए R1 R2/R1 प्लस R2 तो होता था ना, हाँ तो हो गया ना, वही तो है। वो बस थोड़ा खराब दिख रहा है क्योंकि इससे पहले 1/R इक्विवेलेंट देखते थे, मैंने R इक्विवेलेंट निकाल दिया है, इसके लिए आपको थोड़ा खराब दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 मार्क का डेरिवेशन। अब चलते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। तो इन जनरल क्या लिखते हैं?
तो इन जनरल E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 plus E2 by R2 plus dash dash to En by Rn, n number of cells के लिए divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dash dash to 1 upon Rn। इसीलिए मैं बोला ये वाला फॉर्मेट याद रखो, क्योंकि ये सिर्फ 2 के लिए, 3 आएगा तो बहुत ही खराब इक्वेशन दिखेगा, तो यही इक्वेशन ध्यान रखो। सिमिलरली R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो याद रखो पैरेलल में जो है वही 1 upon R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अब R इक्विवेलेंट लिखना होगा तो 1 upon में करके लिखना, पैरेलल का तो फॉर्मूला वैसे ही होगा। ठीक है, अरे बोलो NOTE नोट, 3 सेल है, ध्यान से देखना, ऐसे ही कुछ हवा में मत मारना। सो 3 सेल है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं है जनरली, ये प्लस है तो अब कॉमन सेंस से इधर ही जाएगा, ये R1 है, ये E1 है, ये E2 है और ये R2 है, ये E3 है और ये R3 है। ठीक है, इसमें भी करंट कुछ ऐसे ही जाना चाहिए। सो एग्जैक्टली तुम क्या करना है, ये करंट के डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखा देना इसमें I1 है। अब इसमें क्या है बच्चे, तो कॉमन सेंस से इसमें I2 है और इसमें क्या है I3। तुमको I1 I2 I3 नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो बताओ ना थोड़ा, इसमें E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। E1 minus E2 minus E3। कुछ भी सीरीज है क्या, तो E1 minus E3 कर दिया, E1 by R1 minus E2 by R2 minus E3 by R3 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अरे फॉर्मेट तो यही रहेगा, फॉर्मेट थोड़ी चेंज होगा। अब देखो इधर पहले क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा, इधर से गए पहले क्या दिखा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, फिर इधर से गए पहले क्या मिला माइनस, तो यहाँ पे भी थर्ड टर्म क्या हो जाएगा माइनस। रेजिस्टेंस से माइनस प्लस नहीं होता है, मतलब ये सेम ही रहेगा, पैरेलल में ही है तीनों। तो इस केस के लिए E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 by R1 minus E2 by R2 minus E3 by R3 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and R equivalent तो वैसे ही 3 है ना पैरेलल में, तो 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। प्रॉब्लम है क्या? अब बोर्ड में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसी के अबाउट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कॉम्पिटिटिव वाइज ना मैं सिखाऊंगा इसमें बहुत सारा, लेकिन बोर्ड वाइज आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हो गया है तो बोलो, हो गया है? चलो क्वेश्चन दूं मैं। चलो एक क्वेश्चन था मेरे पास पहले से, नहीं लग तो नहीं रहा क्वेश्चन था, पता नहीं इसमें क्वेश्चन नहीं है, चलो मैं ही रेडी कर देता हूँ। नहीं सो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड का क्वेश्चन है, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड E equivalent and R equivalent of the cells as shown in figure। फिगर कैसे है देखो, ये बताओ सीरीज है कि पैरेलल है कि दोनों है? ठीक है, सो कुछ ऐसा है, वैल्यू मैं ऐसा लेता हूं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। 10 वोल्ट 1 ओम 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे कितना ले लें, 5 वोल्ट पे 1 ओम ही ले लेते हैं। यहाँ पे 4 वोल्ट
0.5 ओम, 0.5 ओम। करो कि मैं करूं? करो फिर। क्या करोगे पता है ना? पहले पैरेलल वाले को सिंपलीफाई करो एंड फिर किसको सिंपलीफाई करो? सीरीज वाले को। ठीक है, करो फटाफट। नहीं होता तो मैं करता हूं। सिंपली बनना चाहिए। हाँ। मुझे नहीं पता आंसर, हो सकता है, मैं तो कुछ भी वैल्यू अपने जो होगा मान लो तुम्हारा सही है, बाद में मैं करूंगा तो चेक करेंगे गलत है कि सही है। जल्दी जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट फिर से बोलो। 13/2 मतलब 6.5। हाँ, सबका है क्या इतना? मैं नहीं करूँ ना फिर? जल्दी जल्दी बोलो। सिंपल, इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 0.5 ओम, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, उसका तो टेंशन ही नहीं। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो 10/1 माइनस ये E1/R1 माइनस E2/R2 आएगा, तो 5/1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। सो कितना हो जाएगा? 5/2, मतलब कितना हो गया? 2.5 वोल्ट। ये आ गया इसका ई इक्विवेलेंट इसका। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सीरीज में। सो नेट ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, हाँ एक चीज और सुनना, इस पूरे सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इस पूरे सर्किट को रीड्रॉ किया हमने, कैसे आया? कुछ ऐसे। अब अगर ये इसका इक्विवेलेंट अगर माइनस में आता, इसका मतलब पहला डंडी क्या होता? छोटा, और दूसरा डंडी क्या होता? बड़ा। क्या बोला, पता चला? अरे हाँ है ना, हमने इधर वाला पहला वाला ही प्लस लिए थे ना। अगर प्लस आया तो सही है, पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस। लेकिन अगर ये वैल्यू कई बार माइनस में आ जाती है, तो ये छोटा होता है और ये क्या होता? बड़ा होता है। इसमें तो कुछ किया ही नहीं, इसमें भी कुछ किया नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 ओम। अब तो सीरीज आ गया ना। E इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 प्लस 2.5 मतलब 6.5, और R इक्विवेलेंट 0.5 प्लस 0.5। सबका आया था क्या? हेलो 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 हेलो, सबका आया था क्या? डिस्कनेक्ट हो गया बच्चे, सबका आया था क्या? डिस्कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन आज 40 मिनट पे। चलो अच्छी। मैसेज आ गया था, सर मैसेज आया था क्या? अच्छा ऐसा है, चलो अच्छी बात है। हाँ ठीक है चलो। आज इसमें गड़बड़ नहीं करोगे ना? अब इसी का दूसरा वैरायटी क्या आता है? देखो, इसी का दूसरा वैरायटी क्या करेंगे ये लोग, ये सब लगा के ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज कुछ ना कुछ रहेगी,
सपोज 4 ओम डाल दिए, बोलेंगे ना इसमें करंट की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कुछ नहीं, इस पूरे को सिंपलीफाई करके बहुत सारे लोग केवीएल लगाना स्टार्ट करते हैं, तो केवीएल क्यों लगाना जब सर्किट सिंपल दिख जा रहा है तो क्या करना, इस पूरे का एक्सेल ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, उसके बाद देखो सिंपल हो गया, पूरा का पूरा सर्किट कैसे बन जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये कितना था 6.5 वोल्ट, ये था 1 ओम, ये कितना था 4 ओम, करंट ही चाहिए था ना, तो I इक्वल टू वोल्टेज कितना हो गया 6.5 और रेजिस्टेंस कितना हो गया 5, सो कितना हो गया फिर, सो 1 पॉइंट है ए 5 आएगा ना, 4 और प्लस 1 5, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सो तेरे 65, सो 1.3 एम्पियर, सिंपल था। तो बोर्ड वाले अगर गुस्सा होंगे ना तो गुस्सा होने पे ये पूछेंगे, अगर गुस्सा नहीं होंगे तो ठीक है ना, ये ई इक्विवेलेंट वगैरह पूछते हैं, तो इसके या तो डेरिवेशन आते हैं, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई भी वो लोग और रॉकेट साइंस नहीं डालते हैं, सिंपल सिंपल चीजें पूछते हैं। अब आते हैं थोड़े कॉम्पिटिटिव पे, डेरिवेशन 3 मार्क का आता है, अब बाकी ये न्यूमेरिकल्स की बात है, तो न्यूमेरिकल्स में अगर करंट भी पूछ देते हैं तो 3 मार्क का पूछते हैं, नहीं तो वो सिर्फ ई इक्विवेलेंट वगैरह पूछते हैं तो जनरली 2 मार्क में डाल सकते हैं। सो चलो अब थोड़े कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे आते हैं जिसमें कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट लिखने सीखना है। सो कॉम्पिटिटिव वाले में ना बच्चे करंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, उसमें वोल्टेज नहीं, उसमें करंट डायरेक्ट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सो हेडिंग दो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सही है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट, इसको कोई बोर्ड से लेना देना नहीं है, कोई डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो केस 1, ये सेल है 1 2 3 1 2 3 डैश डैश टू n, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल है, n नंबर ऑफ सेल है, और वो कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, सबका सेल का ईएमएफ है E, सबका सेल का ईएमएफ क्या है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, जल्दी बोलो, I इक्वल टू क्या होगा, बोलो, सिंपल N बाई R, अब E इक्विवेलेंट वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्म पूरा ये लिख रहे हैं, तो जो है उसको डायरेक्टली लिखेंगे, सो I इक्वल टू N बाई R, क्योंकि सब का ईएमएफ सेम है और n नंबर ऑफ है, इसीलिए N बाई डायरेक्ट क्या कर दिया R। सेकेंड केस में क्या करते हैं कि ये लोग ना सेल का ईएमएफ अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स हैं लेकिन सबका ईएमएफ अलग अलग है, अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट है, ये En है और ये क्या है अपना कैपिटल R रेजिस्टेंस है, अगेन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश टू En डिवाइडेड बाई R, अगेन कुछ प्रॉब्लम हुई, पक्का पक्का प्रॉब्लम नहीं हुई ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसमें डाउट हुआ है क्या किसी को, जल्दी बोलो, पक्का, हाँ, तो अब क्या ले लिया, थर्ड वन, इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन सबका ईएमएफ सेम है, n नंबर ऑफ सेल्स है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, ये E है R है E है R है डैश डैश टू E एंड R है, चलो I की वैल्यू बताओ जल्दी बोलो बच्चे, सो NE अपॉन R प्लस ऑफ NR, किसी को डाउट है, देखो ना n नंबर ऑफ सेल्स है, सबका ईएमएफ क्या है सेम,
तो नेट वोल्टेज क्या है, ओम्स लॉ ही लगा रहे हैं, V बाई आर। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, E प्लस ई तो NE, और सब के सब ये सीरीज में है, और कैपिटल आर के साथ भी क्या है, सीरीज में ही है, मतलब सब आपस में सीरीज में है और वो कैपिटल आर के साथ सीरीज में है। तो क्या हो गया, कैपिटल आर प्लस क्या लिख दिया, NR लिख दिया। आया कि नहीं आया, पक्का ना? हाँ, अब क्या किया ध्यान से सुनो, फोर्थ केस में इन n number of total cell, in n number of total cells, मतलब टोटल सेल्स n नंबर के हैं, कितने, n नंबर, n की वैल्यू 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इसके बहुत ज्यादा फंसाते हो। If n number of total cells, m number of cells are in opposite polarity, are in opposite polarity, मतलब टोटल सेल जो है वो m है, सब इक्वल इक्वल है, m नंबर ऑफ के टोटल सेल हैं, जिसमें n नंबर के, जिसमें m नंबर ऑफ सेल्स क्या है, अपोजिट है। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये कुछ ऐसा है, ये एक सेल, ये दो सेल, डैश डैश टू, इसमें बहुत सारे सेल हैं। अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनना कि ये जो टोटल सेल है ना, इसमें से कुछ सेल्स अपोजिट पोलैरिटी के, कुछ सेल्स क्या है, अपोजिट पोलैरिटी के। सो भावना को समझ जाओ, यहाँ पे एक और सेल दिखा दो, और ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, ER 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 ऐसे, ठीक है। मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो n है, इसमें से अपोजिट पोलैरिटी वाले कितने हैं, m है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दे दिया कि टोटल 60 नंबर ऑफ सेल्स है, सबका ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन उसमें से 20 जो है ना वो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है, तो 40 क्या है, सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, तब उसके लिए वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल, I इक्वल टू टोटल सेल कितना है बच्चा, तो टोटल है n, सो n माइनस ऑफ 2m इंटू E अपॉन R प्लस ऑफ NR। अब बताओ ऐसा लिखा, किसी को डाउट हुई कि सबको डाउट हुई, जल्दी बोलो सब। इसमें डाउट है ना, नीचे वाले में डाउट नहीं है ना, n नंबर ऑफ सेल है तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सीरीज में है तो सबको ऐड करके, और ये भी कैपिटल R के साथ सीरीज में है तो क्या कर दिया, नीचे में ऐड कर दिया। अब देखो सोचना इधर ध्यान से, 10 सेल हैं, 10 सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट है, 10 सेल है और 10 का ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट। उसमें से 8 जो है वो सेम पोलैरिटी में है और 2 जो है अपोजिट पोलैरिटी में। सो नेट ईएमएफ कितना बचा, अरे बोलो, अरे 8 बचा ना, टोटल 10 है, 8 सेम पोलैरिटी में, 2 अपोजिट पोलैरिटी में, तो 8 ऐड हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। हाँ या ना, पक्का ना, किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ तक, अरे क्या बोला, पता चला, ए सुनो 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 सुनो, 6 वोल्ट हुआ, 6 वोल्ट, मैंने कितना बोला, 8 वोल्ट बोला क्या, तो 6 होगा ना, 8 सेम पोलैरिटी में है और 2 क्या है, अपोजिट पोलैरिटी में। टोटल सेल कितना है, 10, उसमें से 8 सेम है और 2 अपोजिट है, तो 8 माइनस 2 कितना बचेगा, 6 आया, ठीक है, अरे बोलो ठीक है। और देखो ये भी इक्विवेलेंट लिखा है, इसी में फॉर्मूला डाल दो, टोटल सेल कितना था, 10, मतलब n की वैल्यू कितनी, 10 माइनस 2 इंटू कितने अपोजिट में था, 2, और एक सेल की वैल्यू कितनी थी, 1, क्या 6 वोल्ट आया, अरे आया ना। तो तुमको क्या लग रहा है कि n माइनस m लिखते तो चलता है ना,
तुमको क्या लग रहा है n माइनस एम लिखते तो चलता, बट तुम ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि n में ना पहले से ही हमने उसको इंक्लूड कर लिया था, मतलब अपोजिट में है तो माइनस तो होना ही था, लेकिन तुमने n नंबर ऑफ सेल में उसको भी कंसीडर कर लिया था, m नंबर वाले को भी, तो एक बार माइनस नहीं करना पड़ेगा, दो बार माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, n माइनस 2m। आया कि नहीं आया? आया सर। ऐसा सच में आया कि गड़बड़ करोगे? ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये इसलिए याद रखना जरूरी है ना, क्योंकि ये तो सिंपल मैंने बोल दिया, 1 वोल्ट है, 10 है, बहुत ज्यादा सेल्स की बात की जाती है, तो उस टाइम ये फॉर्मूला तुमको लिखने आना चाहिए, रट्टा तो मार नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है रट्टा मारना, सिर्फ समझ के रखो तो कुछ कर सकते हो। तो ये सीरीज वाला हो गया, सीरीज वाला तो कर ही लोगे, अब इस टाइप का हो गया। अब चलो थोड़ा पैरेलल में देखते हैं। तो पैरेलल में क्या किया, ये नंबर 5 ये सेल है, अगेन सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस गायब है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कई बार ना नेग्लेक्ट बोल देते हैं तो मत लेना, मतलब वो नेग्लिजिबल है। ये 3 सेल है, तीनों पैरेलल में है और तीनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्टेड है, ई ई ई। चलो आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, बोलो। ई है, ई अपॉन आर, सही है। अब बोलो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है कि अलग अलग होता है, बताना। सेम होता है, तो ई है तो सबका क्या हो जाएगा, ई और डिवाइड बाई क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, यस सर। ये बोर्ड में काम नहीं आता है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, जिसको सिर्फ बोर्ड करना होगा वो टेंशन नहीं। अब यहाँ पे 3 ले लिया और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये ई ई ई और ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। अब बताओ आई की वैल्यू, ई अपॉन 3r प्लस r, सही है। सो अगर n नंबर ऑफ सेल्स रहते तो एक काम करो, ये डॉटेड डॉटेड मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड मतलब क्या, बहुत नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स, यहां लिख देता हूं n नंबर ऑफ सेल्स है, सो बहुत सारे सेल्स है ना, तो ये डॉटेड डॉटेड दिखा दिया है। इसका मतलब अब i की वैल्यू जो होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e अपॉन r प्लस r बाई n। कोई डाउट? क्या किया देखो, ईएमएफ है पैरेलल में, सबका ईएमएफ सेम है, तो पैरेलल में ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, कॉमन सेंस सेम ही होती है, तो अगर ई है तो सबके जगह क्या हो गया, ई, मतलब ई ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी बाई आर, तो पोटेंशियल तो सेम हो गया ई। अब रेजिस्टेंस का देखो, ये सब आपस में किसमें है, पैरेलल में, और पूरा का पूरा जो सिस्टम एक आएगा वो आर के साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में, इसीलिए लिखा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन। हाँ या ना? अरे बोलो, पक्का पता चला? सो अब आते हैं, अब इसका थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वाला वर्जन 7। अच्छा हाँ सुनो, ये पोलैरिटी प्लस में होता माइनस में होता कोई लेना देना नहीं है, अगर ईएमएफ सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। अब गड़बड़ करते हैं जब पोटेंशियल अलग अलग करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। सो ये डॉटेड डॉटेड, हाँ मतलब n नंबर ऑफ सेल्स है और ये एग्जैक्टली ऐसे है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दिया, ये है E1, ये है R1, ये E2, ये I2, ये EN और ये RN, सही है। अब करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, तो एक मेथड तुम जो बोर्ड में सीखे हो, अभी डिराइव किए थे इसका, कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, कैसे, तो E1 by R1 plus E2 by R2 डैश डैश टू EN by RN डिवाइडेड बाई
1/r1 + 1/r2 ऐसे। फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर कैपिटल R के साथ सीरीज में दिखाओ। तो वो एक बहुत ही बड़ा मेथड होता है। तो इसका डेराइव्ड वर्जन मैं सिखा रहा हूं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका डेराइव्ड वर्जन, सबका डेरिवेशन है, जितना हमने किया है सबका डेरिवेशन होता है। कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा। सो इसका कैसे लिखना है, वैसे ही जैसे डेरिवेशन याद रखे थे, E1/R1 + E2/R2 + डैश डैश टू En/Rn। सही है, यहां तक यही किए थे ना बच्चे हम वहां पे भी, E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए। हाँ सर। पक्का ना? अब अपॉन 1 + कैपिटल R, ध्यान से सुनो, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट लॉजिक में नहीं बता पाऊंगा, ये डिराइव करने के बाद आता है। 1 + कैपिटल R इन ब्रैकेट 1/R1 + 1/R2 + डैश डैश टू 1/Rn। ये I का डायरेक्ट वैल्यू होता है जो